नमो नमः बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः, 14वां पाठ। पाठ का नाम है आर्यभट्टः। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संबोधित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। और पश्चिम दिशा में सूर्य छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके। यही संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोधम अस्ति। परंतु इससे यह नहीं मानना चाहिए। अवबोधम अस्ति मतलब न अनेन अवबोधम अस्ति। इस अनेन माने इससे, न माने नहीं, अवबोधम अस्ति माने मानना चाहिए। इससे यह नहीं मानना चाहिए यत सूर्य कि सूर्य गतिशीलः कि सूर्य गतिशील है यानी चलायमान है। सूर्यो अचलः सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलायमान है यानी सूर्य जो है वो एक जगह पे स्थिर रहता है और पृथ्वी जो है वो गतिशील है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, वह अपनी जो कि अपने स्वकीय मतलब अपने, अक्षय माने अक्ष पर, घूर्णति माने घूमती है, जो अपने ही अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांतः। यह सिद्धांत पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। ठीक है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः। यह सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन परिवर्तिता जिसने परिवर्तित किया यानी जिसने बनाया, स आसीत वे थे, महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विश और ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो वो थे महान ज्योतिषी गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर रहती है। इति परंपरा प्रचलिता, यह बात प्रचलित थी। रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, और इन्होंने इस रूढ़ी का खंडन किया। तेन माने इन्होंने, रूढ़ी माने रूढ़ी, प्रत्यादिष्टा माने खंडन किया। यानी ये परंपरा जो प्रचलित थी कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर रहती है, इस रूढ़ी का इन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरतम, उन्होंने उदाहरण दिया। यत गतिशीलायाम, कि जिस प्रकार गतिशील नौकायाम उपविष्ट मानवः, नौका में बैठा हुआ मानव, नौकायाम स्थिरानुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च, और अन्य पदार्थान माने पदार्थ, गतिशीलान अवगच्छति, और उसे जो अन्य पदार्थ होते हैं वो गतिशील प्रतीत होते हैं। उसे लगता है कि जो उसके आसपास चीज़ें हैं वो गतिशील है और उसकी नाव जो है वो स्थिर है। एवमेव, ऐसे ही गतिशीलायाम पृथ्वी, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव, जो मानव रहता है, पृथ्वी स्थिरा अनुभवती, उसको पृथ्वी जो है वो स्थिर अनुभव होती है। सूर्य आदि ग्रहण च गतिशीलाम वेति, और जो उसके आसपास सूर्य आदि ग्रह हैं उसे ऐसा लगता है कि वो गतिशील हैं यानी वो चलायमान हैं। 476 ख्रिस्ताब्दे यानी 476वीं ईस्वी में आर्यभट्टः जन्मः लाब्धवानीति। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनैव विचरिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे लिखितम। यह बात आर्यभट्ट के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम ग्रंथ में उल्लेखित है। यानी उनके जन्म की जो पुष्टि की गई है वो उन्हीं के द्वारा, जो वो पुस्तक लिखी गई है आर्यभट्टीयम, उसके द्वारा ये साक्ष्य मिलते हैं कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विचरति
ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ, तेन इन्होंने, त्रयोविंशतितमे यानी 23 साल में, वर्ष वयसी माने साल में, विरचिति माने इन्होंने लिखा, रचित किया, यानी 23 साल की उम्र में, आयु में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम था आर्यभट्टीय। ऐतिहासिक स्रोता भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रा निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह पता चलता है, ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, यत् कि पाटलिपुत्र निकषा, पाटलिपुत्र के निकट, आर्यभट्टस्य वेधशाला, आर्यभट्ट की वेधशाला माने प्रयोगशाला, आसीत माने थी, कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है, अनेन माने इससे, इदम माने यह, अनुमीयते मतलब अनुमान लगाया जाता है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है, यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, कि इनकी कर्मभूमि, तस्य कर्मभूमि, इनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र मेव, पाटलिपुत्र ही आसीत् थी, इनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधः वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जिसमें, यत्र माने जहाँ, संख्यानाम संख्याओं का, आकलन, महत्व आदधाति, आदधाति मतलब रखता है, जहाँ संख्याओं का महत्व, संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्ति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीया पद्धत्या कृत आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, गणित पद्धति से किए गए आकलन को आधार मानकर ही इन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव नास्ति, कि राहु, जो ग्रहण होता है वो राहु केतु नाम के दानवों के कारण नहीं होता, नास्ति कारणम, कारण नहीं होता। तत्र तु चंद्र, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, इसका कारण सूर्य, चंद्र, पृथ्वी ये तीनों ही हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, और जब चंद्रमा परिक्रमा पथ में संयोग से आ जाता है तब ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापदेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते, यदा, जब पृथ्वी की छायापातेन यानी छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी इस बात का इस बात की खोज की वो किन्होंने की थी, वो आर्यभट्ट जी ने की थी, ठीक है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणः दृश्यते, और पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य यानी आने से, किसके, चंद्रमा की छाया सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने से सूर्य ग्रहण पड़ता है। मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, यानी चंद्रमा के आने से क्या होता है, पृथ्वी पर पूरा प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो क्या बोलते हैं हम, सूर्य ग्रहण हो गया। और उसी तरीके से जब
पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता और हम बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया है। तो ये बात आर्यभट्ट जी ने सिद्ध की कि जो ये दोनों ग्रहण है वो किसी दानवों के कारण नहीं बल्कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की गति के कारण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः कठिन्यः अनुभवन्ति। समाजे माने समाज में, नूतनानां मतलब नए, विचारणानां मतलब विचारों, कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः अक्सर सामान्य लोगों को काठिन्य अनुभवन्ति, कठिनाई होती है। यानी कोई भी नई विचारधारा अगर प्रस्तुत की जाती है तो लोग उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधम अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी इसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडित समानान्य उपहास पात्रम जाता, और वह पंडितों के बीच में निंदा के पात्र बने। यानी जो पंडित समाज था उन्होंने उनका इस बात के लिए मजाक उड़ाया कि ये सब मिथ्या भाषण वो कर रहे हैं। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टः। पुनरपि माने फिर भी, तस्य माने उनकी, दृष्टि कालातिगामिनी काल को बीतने वाली थी। यानी उनकी दृष्टि जो थी वो काल को बीतने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् उनके तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, और उनके सिद्धांत को का आदर के प्रति आदर प्रकट किया। यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने उनका और उनके जो ये सिद्धांत था कि जो उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के ग्रहण से संबंधित जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उनके प्रति आदर प्रकट किया। तस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया, वास्तव में भारतीय गणित परंपरा अथ और विज्ञान परंपरा असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। मतलब वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में दोनों के लिए ही ये एक शिखर पुरुष थे। तो यहीं पर आपका पाठ खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपको इस पाठ का अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है, धन्यवाद।